इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, आज हम आए हैं ग्राम ऊंचागोहान और आज आपसे मिलवाने जा रहे हैं युवा महिला कृषक कविता खातरकर से। कविता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसानवाणी में। नमस्कार कविता जी, ये आपका गांव ऊंचागोहान किस दिशा में है? ये ग्राम ऊंचागोहान चिचोली से 10 किलोमीटर पश्चिम में चित्ताडोंगरी से अंदर आना होता है जी। तो कविता जी, सबसे पहले हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि आप कितने सालों से खेती किसानी से जुड़े हैं? हम 10 सालों से खेती किसानी से जुड़े हुए हैं जी। तो आपने अभी रबी की फसल ली है, तो रबी की फसल में आपने कौन सी फसल ली है? गेहूँ, चने, मटर, मसूर इत्यादि लिए हुए हमने फसल जी। तो अभी आपकी रबी की फसल की क्या स्थिति रही? इस बार तो फसल बहुत अच्छी रही हम लोगों की। अचानक से जो बारिश हो जाती है उसके पहले ही हमने फसल की कटाई और अगुवाई कर ली थी, इसकी वजह से हमारी फसल बहुत अच्छी थी इस बार। तो जैसे कि अभी हम रबी की फसल की बात की हमने, तो अब खरीफ की फसल के बारे में जानना चाहेंगे कि आप खरीफ की फसल में कौन सी फसल लेते हैं? मुख्यतः हम लोग धान और मक्का, सोयाबीन, हमारा जो एरिया है कोदो, कुटकी और जो सावा होता है उसके लिए ज्वार, बाजरा उसके लिए प्रचलित है, क्योंकि यहाँ इधर साइड जो है हमारे आदिवासी अंचल है, इसलिए इधर कोदो, कुटकी, सावा ज़्यादा बोया जाता है जी। मोटे अनाज ज़्यादातर बोए जाते हैं अभी भी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मिट्टी की बात करें तो वो कोदो, कुटकी मोटे अनाजों के लिए उचित मानी जाती है जी। और ऐसा कहते हैं ना कि जो कोदो, कुटकी या मोटे अनाज है ये कम पानी में भी हो जाते हैं। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहती, तब भी इसकी फसल की जा सकती है। पहले से ही प्रचलित है और जो इधर साइड का आदिवासी अंचल है ये फसलों को ज़्यादा पसंद करता है लगाना, और खाने के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं ये, इसलिए ज़्यादा फसल ली जाती है। ये जो कोदो, कुटकी और सावा, बाजरा, ये जो फसलें होती है ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम लोग इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं खाने के लिए। और इसका दाम भी उचित अच्छा मिलता है, क्योंकि आजकल क्या है जो ज़्यादा जैसे जिसका ज़्यादा उत्पादन होता है, जैसे मक्का हो गया, धान हो गई, ये ज़्यादा बोई जाती है, तो इसलिए सभी लोग इन फसलों पे ज़्यादा रुचि रखते हैं। मक्का और धान हो गया, सोयाबीन हो गया, इससे क्या ज़्यादा मंडी वगैरह में भी दिया जाता है, मंडी में दी जाती है। और ये क्या है जो कोदो, कुटकी होती है, सावा होता है, ये ग्रामीण अंचलों में ऐसे ही खरीदी जाती है, तो इसका कम उत्पादन होने लग गया है। पर आजकल के लोगों का रुझान इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ते दिख रहा है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, इसलिए इसका ज़्यादा हम लोग उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने कविता जी। पारंपरिक खेती की तो बातें कर रहे हैं और मोटे अनाज की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई बाग बगीचा लगाना है या कोई ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो कि
एक बार लगाए और हमें वो सालों साल अच्छा उत्पादन दे। जी, क्योंकि हाँ, हम लोग आम और कटहल, नींबू इसके पेड़ तो हमारे यहाँ लगे हुए हैं, और भी हम पेड़ों आंवले और अमरूद वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमारे मेरों पे जो होते हैं उस पे लगाए, ताकि हमारी फसलें तो जो है हम बोते हैं उसका उत्पादन मिले ही मिले, साथों साथ इनका भी मिले, ताकि हमको एक्स्ट्रा इनकम हो सके। अचानक से बारिश हो जाती है, अचानक से फसलों पे ये हो जाता है, तो हमारा उत्पादन पे भी असर पड़ जाता है। लेकिन ऐसे साथों साथ दूसरी पेड़ भी होते हैं जिससे हमको इसको बेच के फलों को हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि भाई खेती के साथ साथ हमें बागवानी या दूसरे तरह के पेड़ों को भी लगा के और हम अपनी अच्छी इनकम कर सकते हैं। सिंचाई के लिए आपके पास क्या साधन है? सिंचाई के लिए हमारे पास ट्यूबवेल है और कुआं है, जिसका हम दोनों ही इसका उपयोग करते हैं समय पे, क्योंकि जल स्तर दिनों दिन हम देख रहे हैं कि गिरता जा रहा है, इसलिए हमारे पास पानी की उचित व्यवस्था होना तो ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने कुआं और ट्यूबवेल करवाया है, तो हम दोनों ही इसका उपयोग करते हैं अपने फसलों को सिंचाई के लिए। जी, तो आप पारंपरिक तरीके से सिंचाई करते हैं या जो स्प्रिंकलर है उसका उपयोग करते हैं? अभी तो हम स्प्रिंकलर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले पारंपरिक तरीके से जैसे करते थे, खेतों में पानी छोड़ दिया जाता था, उससे क्या है पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि वो ज़्यादा पानी लगता था उसके लिए। लेकिन अभी क्या स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं तो हर एक इस पे अच्छे से हो जाता है, सिंचाई हो जाती है और पानी की भी बचत होती है। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसलों को पानी दे पाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि तकनीक का भी उपयोग करना चाहिए। अभी हमें हमारे फसलों में किस पोषक तत्व की कमी है? आप अपनी मिट्टी की जांच करवाई है आपने कभी? हाँ, मिट्टी की जांच तो करवाते ही रहना चाहिए, और सभी किसानों को करवाते रहना चाहिए। उससे हमारी मिट्टी स्वस्थ है या नहीं है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को उतना नॉलेज नहीं होता है। हमको किसी ने बता दिया है कि हाँ ये डालना है, तो हम बस जितनी आवश्यकता नहीं है उससे भी ज़्यादा डालते हैं कि हमको अच्छा उत्पादन हो, लेकिन इसका हमारी फसलों पर उल्टा ही असर होता है। इसलिए हमेशा ही मिट्टी किस प्रकार की है उसका परीक्षण करवा के ही उसमें उर्वरक यूज़ करना चाहिए। जी, उससे हमारे बचत भी होगी। और जी, आपने पशुधन भी पाल के रखा है? जी, हमारे यहाँ पशु भी है। किसान जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ उसको तो पशुधन पालना ही चाहिए। जो किसान भाई होते हैं, या क्योंकि दूध तो मिलता ही मिलता है, और जो पशुओं से जो हमको खाद मिलता है वो हमारी खेती के लिए बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि हम रासायनिक खाद का उपयोग कर करके हम हमारी धरती को बंजर करते जा रहे हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जो पारंपरिक तरीके से खेती, तो जैसे पहले ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग करके हमने हमारी धरती को बंजर बना लिया है। इसलिए जो पशुओं से खाद निकलता है उसका यूज़ करके हम अपनी धरती को ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। पहले जैसे रासायनिक खाद का उपयोग कर करके सख्त हो गई है हमारी ज़मीन। जैविक खाद का उपयोग करके हम हमारी धरती को उपजाऊ बना सकते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी सोच है कि आप जैविक खाद का उपयोग करते हैं। जैसे अब हम फसल बोते हैं तो उस समय आप क्या क्या सावधानी रखते हैं फसल बोने के समय? हम फसल बोने के टाइम पे पहले तो क्या है, अभी जैसे हम गहरी जुताई करके रख लेते हैं, ताकि जो ज़मीन के अंदर कीट पतंगे जो होते हैं धूप की वजह से वो मर जाते हैं। जो खरपतवार के बीज वगैरह जो भी होता है वो ये गर्मी की धूप ले लेती है ज़मीन, तो सारी जो रहते हैं खरपतवार वो मर जाते हैं। जब भी हम बुआई करते हैं तो बीजों को उपचारित करके ही अपने खेतों के लिए उपयोग करते हैं, ताकि हमको सही उत्पादन मिल सके। क्योंकि हम खराब बीज अगर लेते हैं तो हम फसल भी ठीक से नहीं निकल पाती है, उत्पादन में भी असर पड़ जाता है उसका। तो जैसे अब आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए खेती किसानी से, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर इसकी जानकारी लेते हैं, या और कौन सा माध्यम है जिससे आप इसकी खेती किसानी से जुड़ी जानकारी लेते हैं? खेती किसानी के लिए जो जानकारी रहती है, सर्वप्रथम तो हम रेडियो से जुड़े हुए हैं, ताकि हमारे जो भी हमको नॉलेज उससे मिलता है हम वो हमारे खेतों के लिए यूज़ करते हैं।
हमारी फसलों का हम अच्छे से उत्पादन ले सके, और आप विशेषज्ञ बुलाते हैं, उनकी भी हम जानकारी जो देते हैं वो भी हमारे उपयोग में लाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप रेडियो सुनते हैं, कितने सालों से रेडियो सुन रहे हैं आप? रेडियो सुना हमारा लगाव बचपन से ही है, लेकिन हम जब से खेती किसानी से जुड़े हुए हैं तब से हम किसान से संबंधित जो भी जानकारी दी जाती है इसमें, तो हम सब कुछ उसमें सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, ताकि हमको जो भी वो जानकारी देते हैं हम उसका उपयोग कर सकें। जी, ये तो बहुत खुशी हुई हमें जानकर कि आप रेडियो के माध्यम से खेती किसानी की जानकारी लेते हैं। कविता जी, आप अपने युवा बहनों, युवा किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने किसान भाइयों से और बहनों से मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी खेती किसानी से जुड़े रहें, ताकि हमारा आने वाला जो भविष्य हो और हमारे भविष्य के जो बच्चे हैं हमको देखेंगे तो वो भी इस चीज़ में उनका रुझान बना रहेगा। क्योंकि आजकल के बच्चों से हम अगर पूछते हैं कि बेटा ये किस चीज़ का पेड़ है या किस चीज़ का पौधा है, तो वो उनको नहीं पता है कि ये किस चीज़ का पेड़ या पौधा है, उनको नहीं पता होता है। लेकिन हम जब अपनी खेती किसानी से जुड़े रहेंगे तो हमारे बच्चे भी अपने आप हमारे साथ जाएंगे, देखेंगे, तो उनका भी नॉलेज बढ़ेगा और उनका भी रुझान इस तरफ रहेगा कि नहीं, हमको भी खेती किसानी करना है। आज हम खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, आगे चल के हमारे बच्चे भी, क्योंकि हमारे बच्चों से ही तो हमारा आने वाला भविष्य है। इसलिए हमारे किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और अपने बच्चों को भी आप लेकर जाए, बताएं और उनको भी खेती किसानी से जोड़ कर रखें। जी कविता जी, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। क्या आप खेती किसानी से जुड़कर खुश हैं? हाँ, हम बहुत खुश है, क्योंकि हम अपनी जब मेहनत करते हैं और उसका जो फल मिलता है हमको, वो एक अनुभव अलग ही होता है। क्योंकि हम कृषक भाई जो हैं वो इतनी अपनी मेहनत से अनाज को, और जो लोग इस चीज़ की मेहनत को नहीं जानते हैं वो इसको वेस्ट कर देते हैं। हम कई जगह देखते हैं, शादियों में हो गया, खाने का इतनी बर्बादी होती है। तो जब खेती किसानी से आप जुड़ते हैं तो इस चीज़ का आपको अनुभव होता है कि कितनी मेहनत से इस अनाज को उगाता है किसान। जी कविता जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हमसे इतनी अच्छी बातें की और इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता सामयिक खेती किसानी पर कविता खातरकर से ये बातें, और अब आगे बढ़ते हैं। और अब आज का हमारा सामयिक कृषि कार्य का विषय है नींबू के पेड़ों की उचित देखभाल। किसान भाई और बहनों, गर्मियों में नींबू के पेड़ों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से सुबह या शाम पानी दें। मिट्टी की ऊपरी 2 इंच की परत सूखने पर ही पानी दें, और यह ध्यान रखें कि पानी जड़ों तक गहराई पर पहुँचे। और यदि आपने गमले में पौधे लगा के रखे हैं तो उसको तो रोज़ ही पानी की देने की आवश्यकता होती है। मिट्टी की नमी बनाए रखने और पेड़ों को ठंडा रखने के लिए तने के आसपास मल्चिंग करें। मल्चिंग यानी मिट्टी की ऊपरी परत पर किसी पत्तों, घास, पुलाव या प्लास्टिक शीट से ढकना मल्चिंग है। किसान भाई और बहनों, अप्रैल से सितंबर के बीच जब पेड़ बढ़ रहे हो तो हर 2 या 4 सप्ताह में संतुलित या खट्टे फलों के लिए खाद डालें। हर 15 दिनों में सरसों की खली या छाछ का उपयोग भी आप कर सकते हैं। अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़े तो तेज़ धूप से बचाने के लिए विशेष रूप से छोटे पौधों के लिए ग्रीन नेट का उपयोग करें। और कीट नियंत्रण के लिए आप नियमित देखभाल करें, और ऐसा लगे कि कीड़े लग रहे हैं फसल में तो आवश्यकता अनुसार नीम के तेल का छिड़काव करें। किसान भाई और बहनों, नींबू के पेड़ों को बढ़ने और फल देने के लिए नियमित रूप से खाद देना आवश्यक है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बराबर मात्रा में संतुलित उर्वरक नींबू के पेड़ों के लिए अच्छा होता है। बसंत और ग्रीष्म के दौरान हर 4 से 6 सप्ताह में नींबू के पेड़ को खाद देना सबसे अच्छा होता है। नींबू के पेड़ों की देखभाल में छटाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पेड़ों में अच्छा विकास होता है और फल उत्पादन बढ़ता है।
छटाई सर्दियों के अंत या वसंत ऋतु की शुरुआत में कर लेनी चाहिए। नई वृद्धि की शुरुआत होने से पहले ऐसा करने से पेड़ों को अच्छी हवा और सूर्य का प्रकाश मिलता है और आप पेड़ों में अच्छे फल फूल लगते हैं। जब पेड़ों पर फल लगे तो उन्हें सही समय पर तोड़ना भी ज़रूरी है। किसान भाई और बहनों, नींबू तब तोड़ने के लिए तैयार होते हैं जब वह पूरी तरह से बड़े हो जाए और पीले हो जाए। नींबू को तोड़ने के लिए तेज कैंची का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि डंठल का थोड़ा सा हिस्सा लगा रहे और नींबू जल्दी ख़राब नहीं होते। इससे आप नींबू को कमरे के तापमान पर 1 या 2 सप्ताह तक रख सकते और फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। नींबू की खेती से आपको लंबे समय तक मुनाफा मिलता है। एक बार अगर नींबू का पौधा लगाने के बाद आप इससे 20 से 40 वर्षों तक फल ले सकते हैं। नींबू की खेती में पारंपरिक फसलों की तुलना में कम लागत और अच्छा मुनाफा मिलता है। अच्छी देखभाल से किसान प्रति एकड़ लाखों रुपए कमा सकते हैं। यह तो सबको पता ही है कि नींबू कितना फ़ायदेमंद है और बाज़ार में इसकी मांग साल भर रहती है। खास करके गर्मियों में नींबू की मांग बहुत ज़्यादा होती है और इसके दाम भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। किसान भाई और बहनों, नींबू के पेड़ों के बीच खाली जगह में आप कम समय में अन्य फसलें भी लगा सकते हैं, जैसे मसूर, अरहर या मटर लगाकर अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। इन पेड़ों को जानवरों से खतरा भी नहीं होता है। नींबू के पेड़ों को ग्राफ्टिंग यानी कलम विधि से लगाए तो यह पौधे 2 से 3 साल में ही फल देना शुरू कर देते हैं। नींबू की उन्नत किस्म इस तरह है, जैसे साई शरबती, फूले शरबती, विक्रम चक्रधर, थार वैभव और सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है कागजी बारहमासी। यह किस्म साल भर फल देती है और सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। तो यह थी चर्चा किसान भाइयों आज के विषय पर। और अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और लोकगीत। एक ही कन्या सुनो माँ बाप हो, ओ मुहे दे दो जन्म अब तो आप हो। कहे कन्या सुनो माँ बाप हो, ओ मुहे दे दो जन्म अब तो आप हो। कहे कन्या सुनो माँ बाप हो, मुहे दे दो जन्म अब तो आप हो। बगिया की मैं कली हूँ, तुम्हारे बगिया की मैं कली हूँ। कन्या तुम्हारी उम्दा भली हूँ, कन्या तुम्हारी उम्दा भली हूँ। मुख्यमंत्री जी भी है मोरे साथ हो, मोहे दे दो जन्म अब तो आप हो। कहे कन्या सुनो
लाडली लक्ष्मी बन घर आऊं, 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 गाँव की बेटी बन पढ़ पाऊं, गाँव की बेटी बन पढ़ पाऊं, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ही करे कन्यादान हो, मुहे दे दो जन्म अब तो आप हो, कहे कन्या सुनो माँ बाप हो, मुहे दे दो जन्म अब तो आप हो, कहे कन्या सुनो माँ बाप हो, मुहे दे दो जन्म अब तो आप हो, कहे कन्या सुनो माँ बाप हो, मुहे दे दो जन्म अब तो आप हो, कहे कन्या सुनो माँ बाप हो, मुहे दे दो जन्म अब तो आप हो, कहे कन्या सुनो माँ बाप हो, मुहे दे दो। किसान भाई और बहनों, अभी हम सुन रहे थे लोकगीत और इसके बाद में अब बातें करते हैं श्रृंखला बातें खेती किसानी में मल्चिंग के फायदे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मल्चिंग अपने बगीचे के लिए किस प्रकार उपयोगी और फ़ायदेमंद हो सकती है। पौधे के स्वास्थ्य के लिए बगीचे की क्यारियों में मल्च की एक परत बिछाने के कई लाभ हैं, जैसे कि खरपतवारों की वृद्धि रोक सकते हैं, पानी के वाष्पीकरण को धीमा कर सकते हैं, पानी की जो कमी होती है उससे भी हम इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। अधिक पानी हम जहाँ लगता है वहाँ पर पानी थोड़ा कम लगेगा हमें। पौधों को खाद देने में भी मदद होती है। सर्दी गर्मी के मौसम में ज़मीन के तापमान और पौधों के स्वास्थ्य को हम नियंत्रित कर सकते हैं। कटाव और भूस्खलन को भी हम रोक सकते हैं। बहुत से लोग अपने बगीचों में मल्चिंग के लिए घर पर बने मल्च का उपयोग करते हैं, जिसमें गिरे हुए पत्ते, घर में बनी खाद, घास की कतरनें, लकड़ी का बुरादा, हरा कचरा इसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई और बहनों, पारंपरिक बगीचे की खेती करने से उसमें हमें फ़ायदा होता है। इसमें मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है उसकी संरचना जैसे रेत की मात्रा के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। यह पूरी तरह से खाद बनाने योग्य सामग्री जैसे छाल, लकड़ी और जैविक पदार्थों से बना होता है। हालांकि बगीचों की मिट्टी में लगभग 25% रेत होती है जो उचित जल निकासी में मदद करती है। इसलिए क्यारियों को पूरी तरह से मल्च से नहीं भरना चाहिए। उचित जल निकासी और पौधों की जड़ों के लिए यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मल्च की उपयुक्त ऊपरी मिट्टी या बगीचे के मिश्रण के ऊपर केवल 2 से 4 इंच की परत में ही हमें यह बिछाना चाहिए। तो यह थी छोटी सी चर्चा और सुनते हैं एक और लोकगीत।
श्रोताओं और किसान भाइयों और बहनों, अब बतला देते हैं मौसम के बारे में। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार तेज़ गर्मी रहेगी, इसलिए खेतों में जो भी काम कर रहे हैं उसे सुबह सुबह या शाम को कर ले। तेज़ धूप से में घर से बाहर न निकले और अपना और अपनों का ध्यान रखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप रेडियो सुनते रहे, नई नई जानकारियाँ लेते रहे। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीजिए अनुमति आपकी बहन सरिता शेषकर को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।